बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर आफ़ियत होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने जूम मीटिंग के ऊपर अरेंज किया था वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सका था। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग और उसके ऊपर जो हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी और उसकी हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन समहाउ मिस कर दी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस लेक्चर को दोबारा रीप्रोड्यूस किया जाए इन बेटर फॉर्मेट। कुछ चीज़ें जो एम्बिग्विटीज़ रह गई थी उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा और जो कोड रह गया था, जो हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखनी थी, जो टूल्स हमने यूज़ करने थे उस प्री प्रोसेसिंग में, उसको भी रीविज़िट कर लिया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रॉ डेटा टू रेडी डेटा एडवांस्ड टेक्स्ट एनालिटिक्स यूजिंग NLP एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद अहसन इरशाद। और आज हम जो इस लेक्चर के अंदर चीज़ें पढ़ रहे होंगे वो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, चैट GPT, ओपन AI, ट्रांसफॉर्मर्स और NLP, ये जो हम सारी टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो बैक एंड पे प्री प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है टेक्स्ट की, उसको कैसे कैरी करना है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। और मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि जो ये, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है, तो ये आप लोगों की फाउंडेशन बिल्ड करेगी, एक फाउंडेशन बिल्ड करेगी। अगर आप FYPs या थीसिस करना चाह रहे हैं इन टेक्स्ट एम्बेडिंग्स या टेक्स्ट चैट बॉट्स या इस किस्म की कोई चीज़ एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको वो सब चीज़ें कि आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है वो इस कोर्स के अंदर आपको बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा। बहुत से जो लोग हैं वो इसकी जो स्टार्टिंग है वो ठीक नहीं करते कि टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग को कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ होती हैं क्योंकि फाउंडेशन ठीक नहीं होती चैट बॉट्स की। तो इसलिए चैट बॉट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या चीज़ है कि आपका जो चैट बॉट है या चैट का जो भी असिस्टेंट कन्वर्सेशनल AI बॉट बनाया है, कन्वर्सेशनल AI बॉट जो आपने बनाया है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग आंसर देना शुरू कर देता है। तो वो क्यों रॉन्ग आंसर देना शुरू कर देता है? क्योंकि आपकी जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग है और डेटा की प्री प्रोसेसिंग के अंदर कौन से पैराडाइम्स हैं या कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करते हुए, वो सही से कैरी आउट नहीं हुई होती। तो हमारी जो 90% एफर्ट्स होती हैं किसी भी चैट बॉट को बनाने में वो टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग है। तो बेसिकली उसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हमने किसी तरह समहाउ कन्वर्ट करना होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो उसमें कौन सी जाइंट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वो सब हम इसके अंदर देख रहे होंगे। और मैं ये भी बहुत कॉन्फिडेंटली ये मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर जो पर्सन इस लेक्चर को ठीक से गो थ्रू कर लेता है, फुल लेक्चर सुन लेता है, तो उसे एटलीस्ट किसी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश की है कि जो भी deeplearning.ai या यहाँ पे जो शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ LLMs, NLP, उन सब का जो क्रक्स है वो इस एक लेक्चर के अंदर, वन लेक्चर के अंदर मैं क्या करूं, समराइज़ करूं। ठीक है, मैं इस क्रैश कोर्स को 2 लेक्चर्स के अंदर बेसिकली स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि जो रिटेंशन है वो कायम रहे और जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी स्टूडेंट्स की इधर उधर ना जाए। अच्छा, तो हमारा कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसमें टेक्स्ट की डेटा की प्री प्रोसेसिंग देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ चंकिंग देख रहे होंगे, टाइप ऑफ एम्बेडिंग्स देख रहे होंगे और एंड पे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे होंगे।
और हमेशा की तरह जो मेरा लेक्चर का होता है कि उसमें मैं लेक्चर के एंड के ऊपर एक लाइव लेसन देता होता हूँ। तो इस दफ़ा हम दीपक चोपड़ा का एक लाइव लेसन देख रहे होंगे जो कि पावर ऑफ माइंड के एक इंसानी दिमाग की पावर क्या है उनको वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और वो तकरीबन 30 सेकंड की 30 या 40 सेकंड की एक वीडियो होगी, ठीक है, उसको हम देख रहे होंगे। तो दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि CLO क्या होगा हमारा, कि टेक्स्ट की डेटा की प्री प्रोसेसिंग वगैरह देखेंगे हम, टाइप ऑफ चंकिंग के किस तरह की टेक्स्ट को हम किन किन चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, चंकिंग एक्चुअली इटसेल्फ होता क्या है, चंकिंग इटसेल्फ, एम्बेडिंग्स बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी इसका कोड करके देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, मैंने सोचा कि एक स्क्रीनशॉट में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि LLMs के अंदर, चैट बॉट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली आती हैं। ये मैंने इस वक्त जो चैट GPT का सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो है स्ट्रॉबेरी। इससे लेटेस्ट मॉडल टिल डेट तक आज आई थिंक 19 अक्टूबर है 2024, टिल डेट इससे लेटेस्ट मॉडल स्ट्रॉबेरी का कोई भी नहीं आया। अब स्ट्रॉबेरी के मॉडल को जब कुछ लोगों ने यूज़ किया तो उन्होंने सिंपल उन क्वेश्चन किया चैट बॉट से, चैट GPT के, स्ट्रॉबेरी के वर्ड के अंदर कितने आर हैं, ठीक है, कितने आर हैं। तो चैट GPT ने इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और उसका आंसर रॉन्ग दिया, और वो कहता उसने जो आंसर जनरेट किया उसमें उसने कहा कि इसके पास 2 आवर्स अवेलेबल हैं। तो इतना लेटेस्ट मॉडल और चैट GPT का लेटेस्ट मॉडल और टिल डेट वो इतना बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें 3 आवर हैं, लेकिन जो चैट GPT है वो बज़िद है कि इसमें 2 आवर्स हैं। और जब यूजुअली ऐसा होता है जब आप फीडबैक दे रहे होते हैं, अगर कभी आपने क्वेश्चन पूछा और उसको फीडबैक कि ये क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है, तो वो यूजुअली उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने क्वेश्चन को दोबारा से मोल्ड कर लेता है। लेकिन इसके अंदर देखें, जब आपने कहा है कि रॉन्ग अगेन, तो उसने उसको आपके क्वेश्चन को भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने दोबारा से रीजनिंग स्टार्ट कर दी है कि देखें नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि शुरू में एक आ रहा है और एंड पे एक आ रहा है। उसने आगे से रीजनिंग दी है और वो भी गलत रीजनिंग दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है कि चैट GPT ने रॉन्ग आंसर दिया है और वो इतना बेसिक आंसर नहीं कर सका, और प्लस जो इसमें एडवांसमेंट थी वो ये थी कि रीजनिंग भी उसने गलत दी है। तो चैट GPT जहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, कोडिंग अगर उसे कहें, इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की कोडिंग्स वो जनरेट कर लेता है, उससे कोई भी फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का कोड लिखवाएं वो भी बहुत अच्छे से जनरेट कर देगा, उससे कोई लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं वो भी सॉल्व कर लेगा, उससे कोई मेडिकल की प्रॉब्लम दे वो भी किसी हद तक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। और इस तरह उससे जो भी प्रॉब्लम, उससे कोई कंटेंट जनरेट करवाना है वो भी जनरेट कर देगा। कोई आपने अपनी लीड्स हासिल करनी है किसी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके लिए कंटेंट जनरेट करना है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। लेकिन क्या ये सिंपल एक काउंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अंदर, लेकिन वो सही से परफॉर्म नहीं कर सका। तो इसके पीछे क्या रीज़निंग हो सकती है कि ये इसने क्यों काम ठीक नहीं किया? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि हमारे आज के टॉपिक का एजेंडा भी है, कि इसके बैक एंड पे, जो चैट GPT के बैक एंड पे जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग हुई थी, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक नहीं हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि काउंट की प्रॉब्लम के लिए जो चैट GPT था उसको फाइन ट्यून नहीं किया गया था और उसकी टेक्स्ट प्रोसेसिंग भी ठीक से नहीं की गई थी। शायद आप में से कुछ लोग आज की डेट पे अगर ये स्ट्रॉबेरी के स्पेलिंग्स वगैरह को सर्च करें तो वो ठीक दे देगा, क्योंकि उस मॉडल के अंदर थोड़ी सी
अपडेट्स हो गई। लेकिन ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करने का यही मकसद था कि आप देख सकें कि किस तरह की प्रॉब्लम चैट जीपीटी जनरेट कर रहा था। और ग्राउंड्स मैं क्रिएट करना चाह रहा था, थोड़ी सी मोटिवेशन मैं बिल्ड करना चाह रहा था। ये एक मोटिवेशनल स्लाइड भी है कि क्यों हमें टेक्स्ट की जो प्री प्रोसेसिंग है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या है, मेन जो इशू इसमें था कि इसकी जो बैक एंड पे टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग थी वो ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग ठीक नहीं की तो आपका जो चैट बॉट है वो गलत आंसर दे सकता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स और बहुत से बड़े जो जाइंट्स हैं वो हेलुसिनेशन से रिलेटेड बहुत चीज़ें, और वो जब हेलुसिनेशन को टारगेट कर रही होती हैं तो वो यही चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं, यही प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही होती हैं जो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मज़ीद मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए, तो जिस तरह मैंने कहा कि इस टेक्स्ट के अंदर, ये जो बैक एंड के अंदर जो टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग हुई थी उसका जो मेन इशू था कि उन्होंने टोकनाइजेशन ठीक नहीं की थी। अब टोकनाइजेशन का क्या मतलब है? टोकनाइजेशन का ये मतलब है कि इन्होंने जो चैट जीपीटी था, जो स्ट्रॉबेरी था, उसके बैक एंड पे जो टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग हुई थी वो मोर लाइकली इस तरह हुई थी कि उन्होंने करैक्टर लेवल पे उसको स्प्लिट नहीं किया हुआ था बैक एंड पे टेक्स्ट को, बल्कि उसको 3 वर्ड्स या 4 वर्ड डायनेमिकली टेक्स्ट की लेंथ के ऊपर स्प्लिट किया हुआ था। तो अब टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन को आप सिंपल यही समझ सकते हैं कि आपने टेक्स्ट को स्प्लिट करना है मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर। वो ग्रैनुलरिटी कुछ भी हो सकती है। ग्रैनुलरिटी मीन्स कि वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, टॉपिक्स भी हो सकते हैं, 5 लाइन्स भी हो सकती हैं, 10 लाइन भी हो सकती हैं। तो इस मॉडल के अंदर जो उन्होंने स्प्लिटिंग मोर लाइकली की हुई थी वो किस तरह की हुई थी कि उन्होंने 3 वर्ड, 2 वर्ड्स और उसके ऊपर स्प्लिटिंग की हुई थी। और अगर मैं आप लोगों से, और ये क्या है, उनको हर एक जो टोकन था उसको हमने क्या किया हुआ था, एक मीनिंगफुल नंबर एसोसिएट कर दिया था। मीनिंगफुल नंबर एसोसिएट कर दिया था। ये मीनिंगफुल नंबर को हम क्या कहते हैं? एम्बेडिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये हम एम्बेडिंग्स आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक, तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर मैं इस पोर्शन को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आप ये चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं? क्या अब आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिर्फ इन नंबर्स की बेस के ऊपर? क्या आप आर काउंट कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा CNIC है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 और यूँ करके मेरा CNIC है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे CNIC के नंबर को देखें, सिर्फ CNIC के नंबर को देख के मेरे नेम के स्पेलिंग में क्या करें? नंबर ऑफ यहाँ भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एज को काउंट करें। क्या आप सिर्फ इन नंबर्स को देख के मेरे नेम के स्पेलिंग में नंबर ऑफ एज काउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं काउंट कर सकते। क्यों काउंट नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने यहाँ पे, अगर आप कहते हैं कि S को हमने, यहाँ पे R को हमने अगर कहते हैं हमने 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो R तो यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो 6 नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेम जस्टिफिकेशन होगी कि अगर मैं सिर्फ इन नंबर्स की बेस पे मैं नंबर ऑफ R काउंट नहीं कर सकता। तो मीन्स कि जो टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग हुई थी उसमें जो ग्रैनुलरिटी थी टोकनाइजेशन की वो गलत सेलेक्ट हुई थी। तो अगर मैं स्ट्रॉबेरी को बजाय के 3 वर्ड्स के ऊपर स्प्लिट करता हूँ, 3 करैक्टर की बेस के ऊपर स्प्लिट करता हूँ, उसकी बजाय अगर मैं एक करैक्टर के ऊपर स्प्लिट करता हूँ और हर एक करैक्टर को मैं एक एम्बेडिंग दे देता हूँ, और अब अगर मैं टेक्स्ट को हाइड कर दूं, क्या अब आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली अब आप नंबर ऑफ आवर काउंट कर सकते हैं। क्यों काउंट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने हर एक करैक्टर को उसकी तरह की एम्बेडिंग असाइन कर दिया है और सिंपल अब मैंने इसको जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो मैंने
एक ऑब्जेक्टिव जो काउंटिंग का ऑब्जेक्टिव रहता था उसके मुताबिक मैंने टोकनाइजेशन कर लिए। तो काउंटिंग के लिए मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट को किस बेस पे स्प्लिट करना पड़ेगा, एक एक करैक्टर लेवल पे, करैक्टर लेवल पर मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक, अब आप में से शायद बहुत से लोग ये कहें कि ये हमें नंबर एसोसिएट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। नंबर एसोसिएट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बैक एंड पे आपका मॉडल होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर और या न्यूरल नेटवर्क वो एक मैथमेटिकल मॉडल है, और मैथमेटिकल मॉडल इसमें से सिमेंटिक्स डिटरमिन करने के लिए, सिमेंटिक्स मीन के मीनिंग्स डिटरमिन करने के लिए आपको कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो टेक्स्ट ए बी सी के साथ तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो आपको उसके साथ कोई नंबर एसोसिएट करने पड़ते हैं, इसलिए ये यहाँ पर आप नंबर एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो इस वाली प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करें तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग थी वो 3 करैक्टर की बेस पे हुई थी, जो कि एक्चुअली होनी चाहिए थी अगर आपने उससे काउंटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व करवानी है तो आपको टोकनाइजेशन करैक्टर लेवल पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर्स ये कभी भी काउंटिंग प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाए गए। ठीक है, ये जो सारे मॉडल्स हैं ये बेसिकली इनका मेन काम रीजनिंग का है कि ये रीज़न दें हमें। अगर हम उन्हें कोई टेक्स्ट देते हैं तो हम कहते हैं कि इसको समराइज कर दें, तो वो रीज़न की बेस पे समराइज करेंगे कौन से टेक्स्ट को मुझे कितना कम करना है, तो कोई रैशनल होगा उनके पीछे। तो यह ट्रांसफॉर्मर है तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए बनाया गया है, या सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए बनाया गया है। ये टेक्स्ट की जितने यूज़ केसेस हैं उनको डिटरमिन करने के लिए बनाया गया है। चैट जीपीटी को कभी भी काउंटिंग की प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाया गया था। तो काउंटिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर को ट्वीक करने के लिए हमें टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग भी उसके मुताबिक ही करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो मैंने इन 2-3 स्लाइड्स के अंदर एग्जाम्पल डिस्कस किए, इसके अंदर मैंने ये कोशिश की है कि ये सारी जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग उसको मैं एक जिसको दरिया को कहते हैं ना कूजे के अंदर बंद कर देना, तो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू उस सारी प्री प्रोसेसिंग को इन 2 एग्जाम्पल के अंदर समराइज करने की कोशिश की है। तो इन 2-3 स्लाइड से आप क्या अखज़ कर सकते हैं कि आपकी जो टेक्स्ट की स्ट्रेटजी है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की जो स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करती है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कि आप उस चैट बॉट से काम क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया कि आप उस चैट बोर्ड से काम क्या लेना चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही आपको चंकिंग स्ट्रेटजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे जितने भी कोर्सेज ले लें, डीप लर्निंग .a, कॉर्सेरा से ले लें, यूडेमी से ले लें, यूडेसिटी से ले लें, उनमें यही चंकिंग स्ट्रेटजीज़ डिटेल में ज़्यादा डिस्कस की जा रही होंगी जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हमने अगर मैं इसको अब तो हमने यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने क्या, अच्छा मैं ये एक बेसिक सा मॉडल रैग का एक बेसिक सा मॉडल मैं एक डिस्कस करूँगा मज़ीद टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग पे जाने के लिए, कि एक यूज़र किस तरह चैट बॉट से इंटरेक्ट कर रहा होता है कि वो एक अपना प्रॉम्प्ट लिखता है। ठीक है,
अच्छा, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद वो कहाँ पे जाता है? वो क्यूए सिस्टम, क्वेश्चनिंग आंसरिंग सिस्टम के पास जाता है। उस क्वेश्चनिंग आंसरिंग सिस्टम में आपका प्रीवियस जितना डेटा है उसकी एम्बेडिंग्स, चंकिंग वगैरह एक किसी वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस, वो वेक्टर डेटाबेस फेस या इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे, कोई भी वेक्टर डेटाबेस वहाँ से उससे करीब तरीन जो भी आंसर होता है और एलएलएम को यूज़ करते हुए वहाँ से रिट्रीव करके लाता है और वापस यूज़र को रिस्पॉन्स चला जाता है। रैग मीन रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, जो कि बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक है। तो वो एक बेसिक सा रैग मॉडल है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट, जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा होता है उससे जो कॉन्टेक्स्ट में मैच कर रहा होता है वो एलएलएम आपको आंसर करे। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये पार्ट देख रहे होंगे जिसके अंदर हम टेक्स्ट की सिर्फ प्री प्रोसेसिंग देख रहे हैं। हम इधर कोई ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे होंगे। ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग हम नहीं कर रहे होंगे। फाइन ट्यूनिंग के लिए मैं मज़ीद नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, तो हम अब अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पर हमने 3 टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग डिस्कस कर ली है, टेक्स्ट क्लीनिंग की। एक तो हमने ये डिस्कस कर ली चंकिंग। चंकिंग मीन्स कि हमने टेक्स्ट को किस ग्रैनुलरिटी पे स्प्लिट करना है। 3 वर्ड्स के ऊपर स्प्लिट करना है, 1 वर्ड के ऊपर स्प्लिट करना है, तो हमने यहाँ पे चंकिंग भी देख लिया। प्लस ये जो नंबर्स हमने एसोसिएट किए हैं ये एम्बेडिंग्स भी हमने देख ली। और तीसरी चीज़ कि अगर बाज़ औक़ात ये W स्मॉल लिखा होता है, B स्मॉल लिखा होता है, तो हमें बाज़ औक़ात प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। कौन सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि अगर हमें कैपिटल्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी स्मॉल लेटर्स को कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने सिर्फ इस एक स्लाइड के अंदर वो सारी टेक्निक्स डिस्कस कर ली हैं। वो टेक्निक्स कौन सी थी? चंकिंग थी, एम्बेडिंग, नंबर एसोसिएशन थी, और लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई स्मॉल लेटर में है तो हम उसे कैपिटल लेटर में कर देते हैं, कैपिटल लेटर है तो हम उसे स्मॉल लेटर के अंदर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया कि चंकिंग स्ट्रेटजी इंटायरली डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पे एक इशू है कि आपको ये तो पता चल गया कि चंकिंग स्ट्रेटजी डिपेंड करती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, लेकिन आपने ये भी जहन नशीन रखना है, ये भी जहन में रखना है कि चंकिंग आपकी इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आपने चंकिंग कोई ज़्यादा ग्रैनुलर लेवल पे सेलेक्ट कर लिया है तो वो हो सकता है कि वो लेटेंसी को अफेक्ट करे। ठीक है, वो कॉस्ट को अफेक्ट करे, वो जनरलाइजेशन को अफेक्ट करो। अब लेटेंसी से क्या मुराद है? लेटेंसी से मुराद ये है कि अगर आपने चंकिंग स्ट्रेटजी ठीक अडॉप्ट नहीं की, चंकिंग स्ट्रेटजी ठीक अडॉप्ट नहीं की, तो हो सकता है कि यूज़र जो इनपुट कर रहा है चैट बोर्ड को, तो चैट बोर्ड उसको जो रिस्पॉन्स है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे, टाइम बहुत ज़्यादा लगा दे। तो ये लेटेंसी इफेक्ट हो सकती है अगर आपने चंकिंग स्ट्रेटजी ठीक नहीं की। ठीक है, अभी हम लास्ट सिनेरियो के अंदर अगर हम करैक्टर लेवल पर चंकिंग कर देते हैं, ठीक है, एक एक लेटर पे चंकिंग कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर तो समहाउ ठीक आ जाएगा, आंसर तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ टोकन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उन इतने बड़े नंबर ऑफ टोकन्स के अंदर कोई चीज़ रिट्रीव करके लाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपकी SSD या हार्ड डिस्क 2 टेराबाइट्स की लगी हुई है, तो 2 टेराबाइट्स में से आपको सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एज़ कंपेयर टू 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क के अंदर से रिट्रीव करने के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस चंकिंग स्ट्रेटजी को देखता हूँ कि तो इसमें टोकन्स कम बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर टोकन ज़्यादा बन रहे हैं। इसने आंसर तो ठीक दे दिया, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा टोकन्स को स्टोर करने का
कि का मेरे पास लेटेंसी का इशू आ गया कि इतने ज़्यादा टोकन में से जब कोई मैं सर्च करके लाऊंगा अपना आंसर तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा मीन्स लेटेंसी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, मुझे रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब इसी तरह जब ज़ाहिरी बात है जब टोकन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे उनको स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही होगी। जब कॉस्ट, और डेफिनेटली मुझे उसकी प्री प्रोसेसिंग के लिए रैम भी ज़्यादा चाहिए होगी। रैम ज़्यादा चाहिए होगी तो मुझे सीपीयू भी उसी के मुताबिक का लगाना पड़ेगा। ठीक है, वरना सीपीयू बॉटल नेक करेगा। ठीक है, बॉटल नेक करेगा। तो मीन्स कि आपने चंकिंग स्ट्रेटेजी कौन सी अडॉप्ट करनी है ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन उस चंकिंग स्ट्रेटेजी से आपकी ये दो चीज़ें बहुत इफेक्ट हो रही होती हैं। अभी हम जनरलाइजेशन को देखते हैं कि लेटेंसी आपको हो सकता है कि रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहा हो, चैटबॉट बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत ग्रैनुलरिटी के ऊपर आप करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है आपको हार्ड डिस्क भी बहुत ज़्यादा चाहिए हो, रैम बहुत ज़्यादा चाहिए हो, तो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑल दो के ज़्यादा चंकिंग ग्रैनुलर लेवल पे करने से आपको ये दो चीज़ें तो इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा आप चंकिंग मिनिमम लेवल के ऊपर करें तो उसकी जनरलाइजेशन शायद अच्छी हो रही हो। अब जनरलाइजेशन से क्या मुराद है? जनरलाइजेशन से ये मुराद है कि ऐसा डेटा जो हमने उसे दिखाया ही नहीं है चैट बोर्ड को, ठीक है, वो डेटा भी जनरेट करना शुरू कर दे जो उसे पता ही नहीं है। ठीक है, इसको हम जनरलाइजेशन को एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये दो वर्ड थे फोटो एंड साइंथिसिस, इनको दो वर्ड्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल के ऊपर मैंने बहुत छोटे छोटे वर्ड्स की बेस के ऊपर मैंने उसे डिवाइड कर दिया, वर्ड 1 वर्ड 2 यूँ करके डिवाइड कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ इतने लेवल के ऊपर डिवाइड करने से कि फॉर एग्जांपल फ़ोटो को मैंने कहा ये फ़ोटो है, ठीक है, और सिंथेसिस मीन किसी चीज़ का बनाना, ठीक है, टू मेक समथिंग, ठीक है, और ये मैंने लैब का एनवायरनमेंट दिखाया है कि अब मैंने अपने ट्रेनिंग बोर्ड को, चैट बोर्ड को एक पिक्चर दिखाई है, कोई सी भी पिक्चर, और साथ मैंने एक वर्ड किसी जगह का लिख दिया सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सैरो तफरी वगैरह या की कोई चीज़ डिस्कस हो रही है, एक फ़ोटो है, और ये सिंथेसिस कोई लैब से रिलेटेड कोई काम हो रहा है यहाँ पे। अब ये दो वर्ड दो डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं मेरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने इस वर्ड लेवल पे स्प्लिट किया हुआ है तो जो LLM है वो इन दो चीज़ों से ये चीज़ खुद बना सकता है, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या है, बॉटनी की एक डोमेन है, ठीक है। बॉटनी मीन्स जो प्लांट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस मीन कि वो इन दो चीज़ों से ये नॉलेज खुद जनरलाइज कर सकता है कि फोटोसिंथेसिस को उसने कंबाइन किया और उसने ये जनरेट कर दिया कि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स की फूड बनाने का प्रोसेस है जिसमें वो CO2 और ऑक्सीजन को यूज़ करता है फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, रोशनी की मदद से। वो तो हमने उसे सिर्फ ये चीज़ बताई थी। और ये ऑल्दो के इतने ग्रैनुलर वर्ड लेवल पर ग्रैनुलर या ज़्यादा टोकन जनरेट करने की वजह से मुझे लेटेंसी और कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, लेकिन उसकी जनरलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो ये एक किस्म का ट्रेड ऑफ होता है और ये आपके क्लाइंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जो क्लाइंट, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप वर्क या उससे आप ये चीज़ पूछेंगे कि आप क्या एक्यूरेसी पे कोई कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर एक्यूरेसी पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे तो फिर उनको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी और लेटेंसी माइट बी इफेक्ट, कि वो लेटेंसी इफेक्ट हो रही हो लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर दिया जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमने चीज़ें डिस्कस की, यहाँ पे जो और शायद वहाँ के जो प्रोडक्ट ओनर थे
चैट जीपीटी, ये सैम ऑल्टमैन, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ ना रखती हो कि काउंट हमने करना है और हमने इस लेवल ऑफ जनरलाइजेबिलिटी पे जाना है, तो शायद उन्होंने ये डिसीजन दिया हो कि हमें इस लेवल पर ग्रैनुलैरिटी नहीं करनी, हमें 3 वर्ड्स की बेस पे ग्रैनुलैरिटी करनी है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी इज़ मेन फॉर रीजनिंग एंड नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन या सेंटीमेंट एनालिसिस समराइजेशन, ये काउंट के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन अगर काउंट अडॉप्ट करना है तो फिर टोकनाइजेशन भी उस तरह करनी पड़ेगी, टोकनाइजेशन उस तरह करनी पड़ेगी तो आपको लेटेंसी और कॉस्ट को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ऑल्दो कि जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी। अच्छा, अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर चंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन हम चंकिंग कर ही क्यों रहे होते हैं, कोई और स्ट्रेटजी क्यों नहीं हमने अडॉप्ट की, हमें चंकिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वाई वी डिवाइड द टेक्स्ट इनटू चंक्स। ठीक है, चंक्स में हम क्यों डिवाइड कर रहे होते हैं? तो चंक्स में हम डेटा को इसलिए डिवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि चैट जीपीटी या ओपन एआई के जितने जो मॉडल हैं, लेटेस्ट मॉडल हैं, उनकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेड ये आपसे ये टेस्ट इंटरव्यू टाइप भी क्वेश्चन है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ओपन एआई के अंदर क्या लिमिटेशन है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से या उसमें। तो इसकी ओपन एआई की जो लिमिटेशन चैट जीपीटी की है कि वो 4000 से 8000 टोकन से ज़्यादा बात को याद नहीं रख सकते, ठीक है। मीन्स कि 4000 वर्ड से पहले क्या बात हो रही है या 4000 टोकन से पहले क्या बात हो रही है या 4 से 8000 टोकन के बाद क्या बात हो रही है, उसको उसका नहीं पता होता, वो कॉन्टेक्स्ट इतना बड़ा मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो बाजू का चैट जीपीटी के अंदर आपके ऊपर मेमोरी का आजकल इशू आ रहा होता है कि मेमोरी फुल हो गई। मेमोरी फुल का क्या मतलब है कि ये जो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये जो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है ये फुल होनी शुरू हो गई है। मींस कि आपने वो 4000 से 8000 के जो टोकन है वो आपने मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज कर लिए हैं और उसको नहीं पता कि आपने 4000 पहले टोकन से पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो हम इन चंक्स में डेटा को डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हम जब टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो डेटा को उस कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है ओपन एआई की, 4000 से 8000 टोकन की है, ठीक है, 4000 से 8000 टोकन की वो टेक्स्ट विंडो होती है। तो 4000 से 8000 टोकन से पहले क्या डिस्कस हो रहा है और उसके बाद क्या डिस्कस हो रहा है उसको उससे नहीं पता होता है, इसलिए हम डेटा को चंक्स में डिवाइड करके उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम एक विंडो के अंदर, इस विंडो के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली डेटा को चंक्स में डिवाइड करके ताकि उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर हम उस डेटा को ला सकें। अगर मैं फॉर एग्जांपल डेटा को 5 पेजेस की बेस पे चंक्स उसके बनाता हूँ, तो 5 पेजेस के अंदर फॉर एग्जांपल पीडीएफ की 5 पेजेस के अंदर हो सकता है कि वर्ड्स 400 से 800 से एक्सीड कर जाएं, तो उसको डेफिनेटली 5 पेजेस से बाद क्या बात हो रही है और 5 पेजेस से पहले क्या बात हो रही है उसको कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा को किसकी बेस पे स्प्लिट करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट की बेस पे, या मैं टॉपिक की बेस पे स्प्लिट करूँगा ताकि डेटा मेरा 4000 से 8000 टोकन के दरमियान में ही रहे, एक टॉपिक एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आकर ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट विंडो के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी कि क्यों कॉन्टेक्स्ट विंडो की वजह से हम डेटा को चंक्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो चंक्स, हर एक चंक एक कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर क्या हो सके, कन्फाइंड कर सके, ठीक है, और उसके अंदर हेलुसिनेशन के प्रॉब्लम ना हो। और ओपन एआई
जो आज डेट तक ये 4000 से 8000 की उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, उससे ज़्यादा वो याद नहीं रख सकता। मेरे ख्याल से अब शायद 32,000 भी आ गई है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझाने के लिए है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को लेता हूँ, स्ट्रॉबेरी को डिस्कस करते हैं, तो हमने इसमें चंकिंग भी डिस्कस कर ली, हमने इसमें एम्बेडिंग्स भी डिस्कस कर ली और प्री प्रोसेसिंग भी डिस्कस कर ली। ये वो क्या थी, W और B। तो यही टोटल ओपन AI के बैक एंड पे जो डेटा क्लीनिंग हो रही होती है या डेटा प्री प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो इन्हीं चीज़ों की बेस पे चंकिंग, प्री प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग्स और इन्हीं बेस पे प्री प्रोसेसिंग होती। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ यूज़ नहीं हो रही होती। तो अब एटलीस्ट आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम देगा चैट बॉट बनाने की, तो आप एटलीस्ट इन 3 पैरामीटर्स को लाजमी कंसिडर करेंगे। आप इसको इस तरह भी एक एनालॉजी के थ्रू भी मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह आपकी हर एक लोकेशन होती है उसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई लोकेशन सर्च कर रहे होते हैं तो वो उन लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बेस के ऊपर आपको क्या कर रहा होता है, सर्च करके दे रहा होता है कोई भी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर एग्जाम्पल लाहौर का राना टाउन या पंजाब पाकिस्तान का ये, तो जब मैं ये सर्च करूँगा तो वो बैक एंड पे ट्रांसलेट इन लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर ही हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब आप कोई रैग के अंदर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के अंदर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे उसकी एम्बेडिंग्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, और उन नंबर से वो कुछ सिमिलरिटी मैच कर रहा होता है कि किसके ज़्यादा करीब है, और वो टैक्स इसको दोबारा वापस यूज़र को आ जाता है। तो इसी तरह हमने हर लोकेशंस की भी गूगल मैप्स के ऊपर क्या की होती हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सेव की होती हैं। तो जो लोकेशन आप सर्च कर रहे होते हैं तो उसके करीब तरीन जो जियो नियर के अंदर, जियो नियर के अगर मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर का हमने बफर लगाया हुआ है, तो उस 5 किलोमीटर के बफर के अंदर जो भी लोकेशन आ रही होगी वो आपको गूगल मैप दे देता है। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी जो रैग है या ओपन AI के अंदर भी चीज़ें इसी तरह काम कर रही होती हैं कि उसमें सिर्फ लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होते, लेकिन आप उसमें एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं नंबर। तो उन नंबर को नंबर से मैच करते हैं, मींस 9 और 10, अगर 10 सर्च किया है तो 10 9 के करीब है तो ये 9 आपको वो आंसर कर देगा, 9 के अगेंस्ट जो टेक्स्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये अगर एनालॉजी ली जाए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर समझने के लिए ये एक बेटर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या है फर्दर मोर के वाई इज इट सो कि हमें टोकनाइजेशन पे भी LLM डिपेंड कर रहा होता है, एफिशिएंसी और प्रिसीजन। डेफिनेटली मैंने आपसे जिस तरह लेटेंसी और कॉस्ट की बात की है, तो डेफिनेटली अगर लेटेंसी ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी बेहतर नहीं होगी, और अगर लेटेंसी ठीक होगी तो मॉडल फोकस ऑन मीनिंग नोट करेक्टर्स। तो वो जो शुरू के अंदर था कि वो क्यों उसने आंसर नहीं कर सका, एक तो चंकिंग नहीं थी, दूसरा ये कि मॉडल को आप लोग यूजली इन चीज़ों के लिए नहीं करते कि काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से लेटेंसी और जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर जाती है। इसलिए ये डज LLM ओनली डिपेंड्स ऑन चंकिंग? नो, वो प्री प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है, एम्बेडिंग्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। एम्बेडिंग्स क्या है, नंबर्स हैं, तो नंबर एसोसिएट, और नंबर्स क्यों आप लगाते हैं, नंबर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर्स जो हैं और न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स का क्या मतलब है कि उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ही होते हैं, तो नंबर्स के लिए आप एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ करने के बाद यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट ज़रा मैं इसको देख लूँ। वो हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो लेते हैं, लॉ का एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हमने लॉ के लिए एक चैट बॉट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने एक क्या बनाया है, चैट बॉट बनाया है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने एक, और उसका एक सिनेरियो है, और उसमें एक सिनेरियो फॉर एग्जांपल द डिफेंडेंट वाज चार्ज्ड विद रॉबरी, द क्राइम टुक प्लेस इन 2023, डिफेंस क्लेम्स द डिफेंडेंट वाज नॉट प्रेजेंट एट द
seen. The prosecution has witnessed that they saw the defendant leaving the location. ये एक अच्छा, ये एक क्राइटेरिया डिस्कस हो रहा है। एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मैंने कुछ ठीक हो गया, वो आगे आ रही हैं कुछ स्लाइड्स। यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। ये एक सिनेरियो क्या डिस्कस हो रहा है कि एक डिफेंडेंट है, उस पर चार्ज है, रॉबरी का चार्ज है, और उसका क्राइम जो है 2023 के अंदर हुआ था। डिफेंस क्लेम जो जिस पे एलिगेशन लगी हैं वो ये कह रहा है कि मैं तो उस जगह पे है ही नहीं था, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है जो जिसने उनके ऊपर केस दायर किया है वो कह रहे हैं कि हमने खुद उसे उस लोकेशन से बाहर आते हुए देखा है। ठीक है, अब ये सिनेरियो है, लॉ का एक सिनेरियो। तो अब इसमें हम किस तरह टेक्स्ट को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा वही लास्ट जो टेक्स्ट है वो था, उसको हमने दो सेंटेंस के ऊपर हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। पहला सेंटेंस और ये पहला चंक जिसके अंदर 2 सेंटेंस हैं, और ये दूसरा चंक। अब यहाँ पर इशू क्या है? इशू यहाँ पर ये है कि अगर मैं सिर्फ ये चंक लेता हूँ, सिर्फ इस चंक को लेता हूँ, तो इस चंक के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इस चंक के अंदर पिछले चंक की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो चंक की इन्फॉर्मेशन क्या है? इस चंक के अंदर आप देखें कि ये नहीं पता कि किस केस से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है। उसे नहीं पता कि रॉबरी से डिस्कशन रिलेटेड हो रही है, फौजदारी है, क्रिमिनल केस है, जो दीवानी है। दीवानी मीन्स के ये कुछ दीवानी मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है, तो इस किस्म के कोई मामला आता है, या उसे इसके अंदर नहीं पता चल रहा है इस चंक के अंदर के पीछे, और ना ही उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये इवेंट टुक प्लेस कब हुआ, किस 2023 के अंदर हुआ, 24 के अंदर हुआ, 2019 में हुआ, या उसे टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं? इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक समहाउ एक कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने के लिए हम ओवरलैपिंग विंडो क्रिएट कर लेते हैं। ओवरलैपिंग मीन कि कुछ टेक्स्ट पिछले चंक का आपका नेक्स्ट चंक के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, और लेकिन हम इस कॉन्टेक्स्ट को करने के लिए, लेकिन आप ये लाजमी देख लें कि ये जो विंडो है ये 4000 टोकन या 800 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोनों पिछले का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगले के अंदर भी रख लेते हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन पिछले चंक का अगले चंक के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, चंक 1 और चंक। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं चंकिंग को हम अब स्पेसिफिकली डिफाइन कर लेते हैं कि चंकिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। चंकिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीस कॉल्ड चंक। ई चंक become a unit of information that is vectorized and stored in database। अब ये चंक्स जो हैं इनकी embeddings बेसिकली स्टोर हुई होती हैं किसके अंदर, डेटाबेस। यहाँ पे मैंने डेटाबेस लिखा है, लेकिन डेटाबेस नहीं इसको कहते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस बहुत से हैं, जैसे वेविएट है बहुत ज़्यादा फेमस, फेस है, ये ओपन सोर्स है, फेसबुक का है, लेकिन ये वेविएट ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन समहाउ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप, और किस लिए हम करते हैं कि शेपिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ताकि हम एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें। एफिशिएंसी से मुराद क्या है, लेटेंसी को इंप्रूव कर सकें, और इफेक्टिवनेस मीन कि आपका हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा मॉडल, आपको वही आंसर मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं। तो इसलिए हम चंकिंग के अंदर डिवाइड करते हैं। अब चंकिंग, ये फिर वही इम्पैक्ट ऑफ चंकिंग क्या है, रिट्रीवल क्वालिटी को रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अब चंकिंग डिफरेंट टाइप की होती है। आप सेंटेंस लेवल भी चंकिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ लेवल चंकिंग भी कर सकते हैं, टॉपिक बेस्ड चंकिंग भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर और हाइब्रिड चंकिंग भी कर सकते हैं। हम अब सेंटेंस लेवल चंकिंग को देखते हैं। सेंटेंस लेवल चंकिंग में क्या करते हैं, हम अपने पूरे टेक्स्ट को क्या करते हैं, टेक्स्ट के अंदर एक एक सेंटेंस के ऊपर हम स्प्लिट कर देते हैं। इस सेंटेंस लेवल जो चंकिंग है इसको हम अभी इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखेंगे। तो सेंटेंस लेवल चंकिंग नाम से ही जाहिर है कि आप एक एक सेंटेंस के ऊपर आप डॉट जो फुल स्टॉप को दे के डेटा को क्या कर देते हैं, एक एक सेंटेंस पे स्प्लिट कर देते हैं और उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये किस तरह के सिनेरियो के अंदर, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया, पहले बताया था कि जो चंकिंग है वो डिपेंड कर रही होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, एक मिनट पहले हम देख लेते हैं सेंटेंसेस का, सेंटेंस लेवल चंकिंग का फ़ायदा क्या है कि ऐसे यूज़ के सिनेरियो जहाँ पे आपको फैक्चुअल एग्जैक्ट
इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, जो आप रिट्रीव करके लाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे बताएं पाकिस्तान कब बना, तो 1947 के अंदर बना, तो ये एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए, जो मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूँ। मैं इसमें कोई नया डेटा जनरेट नहीं करवा रहा, जिस तरह फोटोसिंथेसिस की हमने बात की थी, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ पे आपको चाहिए होगी, तो वहाँ पर आपको कौन सी चंकिंग चाहिए होगी, सेंटेंस लेवल, इंडिपेंडेंट आइडिया इन ईच सेंटेंस, और हर ऐसी जगह जहाँ पे आपके हर एक सेंटेंस में एक नया आइडिया डिस्कस हो रहा हो, ठीक है। हम वो भी देखेंगे, उसकी भी एग्जांपल देखेंगे कि कौन सी ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट आइडिया डिस्कस हो रहा होता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या, मे लॉस इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट, डेफिनेटली जी, क्योंकि आप सेंटेंस के ऊपर काम हो सकता है कि मल्टीपल सेंटेंसेस के अंदर सेम इंफॉर्मेशन डिस्कस की जा रही हो और अगले सेंटेंस में वो कंटेंट्स चेंज हो रहा हो लेकिन रिलेटेड हो, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन वो कौन सी जगह है, वो कौन से सिनेरियोज हैं, यूज़ केसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपका सेंटेंस लेवल चंकिंग काम कर रही होगी, सेंटेंस लेवल चंकिंग काम कर रही होगी, ठीक है। यूज़ केसेस क्या होंगे उसके, यूज़ केसेस उसके हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, या जहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर साइड पे एक बॉट नज़र आ रहा होता है। अगर आपको कोई अपवर्क या फाइवर के ऊपर ऐसी कोई असाइनमेंट आ जाती है कि मेरे वेबसाइट के लिए आप क्या करें, एक चैट बॉट बनाएं, तो चैट बॉट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे उनकी फैक्ट्स ले लेने होंगे और उसको सेंटेंस लेवल पे स्प्लिट कर देना होगा और उसकी सेंटेंस लेवल की एम्बेडिंग कर देनी होगी, तो आप उनकी वेबसाइट के लिए बॉट बना देंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का क्या है कि व्हाट्सएप के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, एक एक सेंटेंस के ऊपर स्प्लिट हुए होते हैं। देखें, व्हाट इज़ द व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म, तो ये एक सेंटेंस है। तो अगर मैं इन सबको सेंटेंस लेवल पे स्प्लिट कर दूंगा, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें आपको नई नॉलेज जनरेट नहीं करनी बल्कि वही इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करके लें। तो इस किस्म के सिनेरियोज में जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, या आप कोई किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल सेंटर जो होते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, ठीक है, जो उनकी, तो वहाँ पर आप सेंटेंस लेवल चंकिंग कर सकते हैं। ये कॉल सेंटर्स जो हैं वहाँ पर। अब ये कॉल सेंटर्स की एक एग्जांपल ये भी है, अफिनिटी जो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, AI बेस्ड सर्विसेज देता है, उनके कॉल सेंटर्स हैं, और वो आजकल इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि अगर आपने ऑटोमेटिक ह्यूमन को अगर आपने रिप्लेस करना है, तो अफिनिटी बेसिकली क्या कर रहा है, अफिनिटी बेसिकली उन्होंने कॉल सेंटर ये बॉट्स बना दिए हैं, और जिनको क्या होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि अगर एक यूज़र कोई उसकी क्यूरी है और वो हेल्प सेंटर पे, हेल्प लाइन पे कॉल करता है, तो अगर इन बॉट्स की सेंटेंस लेवल के ऊपर चंकिंग हुई होगी, ठीक है, और वो उसको क्या कर रहे होंगे, प्रोनाउंस कर रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, वो आंसर जनरेट कर रहा होगा, और हम आगे क्या लगा देंगे, टेक्स्ट टू स्पीच, उस टेक्स्ट को हम स्पीच के अंदर कन्वर्ट करके हम क्या कर लेते हैं, बॉट। तो बेसिकली ये अफिनिटी जो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज वगैरह, वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहा है। तो सेंटेंस लेवल चंकिंग कहाँ पे चाहिए होगी, सेंटेंस लेवल जहाँ पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चाहिए हो, जहाँ पे आपको सपोर्ट और मेंटेनेंस चाहिए हो। एक दूसरे लेवल की चंकिंग है पैराग्राफ लेवल चंकिंग। ये पैराग्राफ लेवल चंकिंग क्या होती है कि जिसमें आप टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स। अब उसमें क्या हो रहा होता है, ज़ाहिर बात है पैराग्राफ कंपैरेटिवली बड़ा होता है सेंटेंस के लिहाज से, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट की भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मेंटेन हो रहा होगा। जब कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मेंटेन हो रहा है तो मीन्स कि वो ज़्यादा रेलिवेंट आंसर कर सकता है। रिड्यूस द नीड ऑफ मल्टीपल चंक, डेफिनेटली जो चंक्स हैं वो सेंटेंस के ज़्यादा होंगे और पैराग्राफ के क्या होंगे, कम होंगे, तो आपकी लिटेंसी इसमें इम्प्रूव कर सकती है, कॉस्ट आपकी नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है। तो पुशिंग लिमिट्स डेफिनेटली, लेकिन उसका एक और भी है कि शायद हो सकता है कि पैराग्राफ वो इतने बड़े हों कि वो 4000 से 8000 की जो विंडो है वो उसको कंप्रोमाइज़ कर रहा हो, तो आपकी ये इसके डिसएडवांटेज हैं कि हो सकता है कि वो 8000 की विंडो से बाहर इरेलीवेंट डिटेल्स
विद यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली उसमें इररेलेवेंट पैराग्राफ है, तो सेंटेंस में तो ज़ाहिर बात है इररेलेवेंट डिटेल कम होगी, ठीक है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर हो सकता है कि इररेलेवेंट सेंटेंसेस भी पड़े हुए हों, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा होगा कि जहाँ पर आपकी साइंस रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें, या जहाँ पे आपकी साइंस रिलेटेड जो आपकी बुक्स होती हैं, मेडिकल रिलेटेड स्टफ़ होता है या साइंस रिलेटेड स्टफ़ होता है, वहाँ पर आप इनको पैराग्राफ लेवल चंकिंग को हम कर सकते हैं। अब पैराग्राफ किस तरह स्प्लिट होते हैं उसको भी हम देखेंगे। टॉपिक बेस्ड चंकिंग, टॉपिक बेस्ड चंकिंग मीन्स कि हम डेटा को टॉपिक की बेस पे डिवाइड करते हैं, ना कि पैराग्राफ। जहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली उसको एक चंक बना देता है। अब ये कैसे होता है, तो सॉरी यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस चंक फॉर मल्टीपल डाइवर्स टॉपिक डेफिनेटली, और डिसएडवांटेज एडिशनल प्री प्रोसेसिंग, डेफिनेटली इसमें एडिशनल कुड लॉस ग्रैनुलरिटी इफ टॉपिक नॉट डिस्टिंग्विश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के लिए कि अगर हो सकता है कि 5-6 डिफरेंट किस्म के टॉपिक हों लेकिन वो आपस में रिलेटेड हों। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई, मैं कहता हूँ एम्प्लॉई का लॉ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ठीक है, जो एम्प्लॉय का है। अब ये ऑल्दो के 2 डिफरेंट टॉपिक हैं लेकिन आपस में रिलेटेड हैं, तो इनको बहुत क्लियरली हमें इन दोनों टॉपिक्स को आपस में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय का वो जवाब दे रहा होगा और एम्प्लॉय वाले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का जवाब दे रहा होगा। तो अगर टॉपिक को आपने क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं किया, ठीक है, उनकी बाउंड्री आइडेंटिफाई क्लियरली नहीं की, तो वो भी हेलुसिनेशन की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हमने इसमें टॉपिक लेवल को भी डिस्कस कर लिया। अब टॉपिक लेवल के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर का ही रिसर्च पेपर लिया, तो मैं क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट में क्लासीफाई कर दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत बड़ा डेटा और उसकी हेडिंग्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक को ऑटोमेटिकली किसमें क्लासीफाई करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। इस टॉपिक को मैं क्लासीफाई कर दूंगा इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसको मैं टॉपिक्स के अंदर स्प्लिट कर दूंगा। अब इसको आप विदाउट एआई भी कर सकते हैं और विद एआई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूज़ केसेस ये मेडिकल भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट अवेयर कि आप कॉन्टेक्स्ट की बेस पे स्प्लिट करें, तो लेकिन इसके ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि उसमें एआई के मॉडल की आपको एआई फॉर एआई, कि आप एआई को ही इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दोबारा एआई यूज़ करनी पड़ रही है। एक किस्म का रिकर्जन आ रही है इसमें, और आपको पता है कि रिकर्जन में हमेशा क्या होता है, आप एडिशनल प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, एडिशनल प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। शायद आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है ट्री के अंदर, तो वो यहाँ तक जाकर और फिर आपको आंसर दे रहा है। शायद यहाँ पे आपको प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ जाए, आपको इन मज़ीद नोड्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एआई फॉर एआई हमें एम्बिगुएटली जो है वो बार बार यूज़ कर, वर्बोसिटी एक किस्म की आ रही होती है कि हम तो एआई परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब उनकी कॉन्टेक्स्ट के किधर तक, कहाँ से कहाँ तक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करने के लिए आपको दोबारा के उस चंक को कि यहाँ से यहाँ तक एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसका सिमेंटिक मीनिंग एक है, तो उसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना वो एआई का काम है, ठीक है। तो अब हम चंकिंग, कॉन्टेक्स्ट लेवल चंकिंग करने के लिए हमें एआई यूज़ करनी पड़ रही है, और वो एआई बॉट्स के लिए दोबारा बैक एंड पे यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हम हाइब्रिड चंकिंग भी करते हैं कि जो पिछली 2-4 टेक्निक्स यूज़ की हैं उनको हम कंबाइन करके भी हाइब्रिड भी यूज़ करें। तो डेफिनेटली उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेजेस हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्टिमाइज फॉर प्रिसीजन एंड रिकॉल, उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, लेटेंसी भी इम्प्रूव होती है, और आप कॉस्ट भी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटा बेसिस वगैरह, जो ग्राफ डेटा बेसिस हैं, वहाँ पर आपको हाइब्रिड या ग्राफ रैग है, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक है। वहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही होती है,
ये हाइब्रिड चंकिंग की। तो ये ट्रेड ऑफ है कि आपको सेंटेंस लेवल चंकिंग कहाँ पे चाहिए होती है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग NER, इसको हम नेक्स्ट कपल ऑफ और में देखेंगे। ये बेसिकली नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन होती हैं, ठीक है, कि अगर आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि मुझे सिर्फ कंट्रीज़ के नेम इसमें से टेक्स्ट में से डिटेक्ट करके ला दो, ठीक है, तो नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन वो क्या करेगा, उसमें उससे ऑटोमेटिकली क्या डिटरमिन करके ला देगा, कंट्रीज़ के जितने नेम्स डिस्कस हुए होंगे उस पूरी बुक के अंदर वो आपको रिट्रीव करके ला देगा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर करनी होगी, समराइजेशन करनी होगी तो पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, थीमेटिक समराइजेशन करनी होगी तो टॉपिक बेस्ड की तरफ, फिक्स्ड के करने के लिए लैंग्वेज मॉडलिंग, बैचिंग, यूनिफॉर्म, कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेशन वगैरह अगर आपने करनी है, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अवेयर चंकिंग की ज़रूरत होगी। हाइब्रिड के लिए कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट से लीगल वगैरह, AI या मेडिकल वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्री प्रोसेस करने के लिए आपको हाइब्रिड, लेकिन नॉट आइडियल फॉर लॉन्गर सेंटेंस लेवल डेफिनेटली। ये उसके मैंने कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हैं हर एक के आगे कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ये आपने याद रखना है कि उसकी नॉट आइडियल फॉर इस के लिए वो नहीं बनाए गए, ठीक है। अच्छा, एम्बेडिंग्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो एक मैं सेपरेट इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा और उसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि आज हम पहले ये जो हमने आज काम किया है उसकी हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना CMD ओपन कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये जुपिटर नोटबुक भी मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ। जुपिटर नोटबुक मेरी ओपन हो गई और हम जाते हैं LLM प्री प्रोसेसिंग की तरफ। अब इसके अंदर हमने ये जो मैंने पहला वाला सेल है इसके अंदर मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है और वो बेसिकली कोड क्या है कि वो हम एक NLTK की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो NLTK की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल CMD करेंगे, के अंदर जाकर आप सिंपल पिप इंस्टॉल NLTK ये लिख देंगे, ठीक है। तो आपकी सारी, क्योंकि मेरी पहले से इंस्टॉल है तो मैं करता हूँ पिप लिस्ट तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है NLTK की लाइब्रेरी, इसलिए मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है। NLTK, तो ये मेरे पास NLTK का 3.9.1 वर्जन है। तो पहले आपने NLTK को इंस्टॉल कर लेना है, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। NLTK.डाउनलोड करेंगे, पंक्टी क्या, पंक्चुएशंस की एक पूरी लाइब्रेरी NLTK डाउनलोड कर लेगा। उन पंक्चुएशंस को यूज़ करते हुए, पंक्चुएशंस क्या होती हैं, अपस्ट्रफी, जो टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के स्पेशल सिंबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। वो स्पेशल सिंबल्स कौन से हैं, डॉट हो सकता है, कॉमा हो सकता है, ये सारी जो हैं पंक्चुएशंस हैं, तो वो उसने सारी डाउनलोड कर लेंगे हम। और NLTK टोकनाइजर से कहेंगे कि सेंटेंस लेवल टोकनाइजर वो इंपोर्ट कर ले। तो आपको यहाँ पे कोई स्पेशल किस्म का डेडिकेटेड स्पेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करना, डॉट को आइडेंटिफाई नहीं करना, जिस तरह आप C++ के अंदर ASCII कोड लिखते हैं, \32 आए तो ये 32 ASCII कोड है, किसका, स्पेस का है, अगर स्पेस आए तो स्पेस की बेस पे स्प्लिट कर दे। ये डॉट की ASCII आपने यहाँ पे देखने कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सिंपल NLTK का टोकनाइजर इंपोर्ट किया सेंटेंस लेवल, और सेंटेंस लेवल का एक कोड लिख दिया। तो सेंटेंस के अंदर आपने ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर पास कर दिया और उसने क्या किया, उसको सेंटेंस लेवल के ऊपर स्प्लिट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आके एक सेंटेंस के अंदर स्प्लिट हो गया, यहाँ पे आके। अगर मैं इसको रन कर लूँ, तो अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें कि द डिफेंडेंट वॉज चार्ज विद रॉबरी, द क्राइम टुक प्लेस इन 2023, द डिफेंस टुक प्लेस इन डिफेंडेंट वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, आपका सेंटेंस लेवल उसने स्प्लिट कर दिया। लेकिन हमने पैराग्राफ भी डिस्कस किया था, तो पैराग्राफ में मैंने क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट \n के 2 दफ़ा न्यू लाइन आए तो उसे स्प्लिट कर दे। तो सिंपल मैंने इसी तरह एक वो लिखा है, तो ये एक पैराग्राफ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पैराग्राफ हैं। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको भी रन कर देता हूँ। तो इसको मैंने रन किया तो ये देख रहे हैं कि ये 2 पैराग्राफ यहाँ तक आए और ये कोमा 2 सेंटेंसेस के बाद इस पैराग्राफ के एंड होने पे ये कोमा उसने उसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है।
इसी तरह टॉपिक लेवल चंकिंग है, मैंने ये बताया था कि एआई बेस्ड भी हो सकती है और नॉन एआई बेस्ड भी हो सकती है। नॉन एआई बेस्ड मीन्स कि आप इसको पहले से टॉपिक्स बता देते हैं और जिस टॉपिक अगर उस तरह के वर्ड किसी एक जगह पर आ रहे होंगे तो वो उसको वही टॉपिक असाइन कर देगा। तो मैं इसको भी करता हूँ। तो डिफेंडेंट वॉज चार्ज्ड विद रॉबरी, तो हमने इस पूरे को आपने क्या एक टॉपिक असाइन कर दिया, द डिफेंडेंट वॉज चार्ज्ड विद रॉबरी। इसी तरह फिक्स साइज चंकिंग भी कर सकते हैं, मैं उसे कहता हूँ 50-50 वर्ड्स के ऊपर इसको स्प्लिट कर दे। तो ये बाय द वे ये फिक्स लेवल चंकिंग कहाँ पे यूज़ हो, इसका यूज़ केस क्या हो सकता है? तो इसका यूज़ केस हो सकता है जो बीबीसी या न्यूज़ के जो आर्टिकल राइटिंग होती है वहाँ पर हो सकता है, जहाँ पे उनको डिफ़ाइन होती है एक लिमिट के आपने इससे ज़्यादा का आर्टिकल नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर आपने बोर्ड बनाना है जिसमें आप चाहते हैं कि इस फिक्स नंबर ऑफ लेंथ से ज़्यादा के टोकन्स ना जनरेट हों, तो वहाँ पे आपको फिक्स लेवल चंकिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसको भी रन कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, 50-50 करैक्टर के ऊपर ये स्प्लिट कर दिया। अब ये देख रहे हैं क्राइम का वर्ड पूरा नहीं हुआ था, उसने वहाँ पे स्प्लिट कर दिया उसने, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करता है इसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट लेवल चंकिंग। अब कॉन्टेक्स्ट के एक कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है आप वहाँ पे उसको स्प्लिट कर लें। तो ये इसने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो रहा था कि वो सिर्फ बता रहा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये कि वो सिर्फ आप उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे वो उसको स्प्लिट कर रहे हैं। इसी तरह हाइब्रिड चंकिंग में कौन कौन सी यूज़ हुई हैं यहाँ पे कि फिक्स लेवल भी हुई है, चंक साइज़ भी हुई है और चंकिंग की बेस पे भी इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम और सेंटेंस बेस पे भी स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये हमने दोनों की हाइब्रिड अप्रोच यूज़ कर लिया। अगर मैं इस चंक को दोबारा प्रिंट करूँ तो ये है। तो हमने फिक्स लेंथ भी दे दी है और उसको हमने दूसरे चंक्स भी दे दिए हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोग परेशान हो ये कोड किस तरह होगा, क्योंकि नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स के अंदर हम NLTK को बहुत डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह कोसाइन सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर हम अब ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एक लाइब्रेरी है, तो पिप इंस्टॉल यहाँ पे आप अगर देखेंगे पिप इंस्टॉल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपकी क्या होगी, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसमें आपकी पहले से लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और वो आपको खुद स्प्लिट करके दे देंगे। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एक मॉडल को डाउनलोड करेगा AI को, वो जो मैंने बात की थी AI फॉर AI। आप कॉन्टेक्स्ट बेस पे स्प्लिट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन सम, तो उसमें ज़ाहिर बात आपको AI चाहिए होगी कि वो कॉन्टेक्स्ट देखे कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को वो कौन मेजर कर रहा होगा, ये कोसाइन सिमिलैरिटी का एक क्या है, एक एल्गोरिथम है। अब कोसाइन सिमिलैरिटी के ऊपर मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, मैं वो लेक्चर भी यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर इसी YouTube की वीडियो के अंदर मैं रेफ़र कर दूंगा। तो वो कोसाइन सिमिलैरिटी के बेस पे जो सेंटेंसेस जिनकी जो कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा होगा वो बार बार इसके अंदर मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर उन सेम जो चंक्स कॉन्टेक्स्ट वाले चंक्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर रहा होगा, ठीक है। और वो किस बेस पे सिमिलैरिटी मैच होगी, अगर 70% भी मैच हो रहा है 0 पॉइंट, ये सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड हमने कहा कि अगर 70% भी मैच हो रहा है तो वो उसको सेम सेंटेंसेस को एक जगह इकट्ठा कर दे, ठीक है, सिंपल ये। अब वो किस तरह काम करता है उसको भी मेरी लेक्चर के अंदर मैं रेफ़र कर दूंगा, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये भी रन हो रहा है क्योंकि तो उसने क्या किया, ये देखें, एक के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस हो रहा है तो उसने कॉन्टेक्स्ट बेस पे स्प्लिट कर दिया, लेकिन इसमें AI को यूज़ किया है उसने, एक छोटा सा मिनी LLM को यूज़ करके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की टेक्निक यूज़ करके इसको वो कर रहा है। तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक क्या है उसके लिए मैं अलग कोसाइन सिमिलैरिटी का लेक्चर अपना रेफ़र कर दूंगा इस वीडियो के ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो आज बस इतना ही। तो हम एक दोबारा रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने आज डिस्कस किया टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग टाइप ऑफ चंकिंग डिस्कस किया, एक एग्जांपल के थ्रू हमने चेक
किया कि हेलुसिनेशन हो रही थी, आर काउंट नहीं हो रहे थे, तो हमने ये देखा कि टोकनाइजेशन हमने उसी तरह टेक्स्ट को स्प्लिट करना है जिस तरह का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, मुनहसिर कर रहा होता है कि आपने कौन सी चंकिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। फिर हमने ये देखा कि लेटेंसी वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं कि अगर आपने चंकिंग स्ट्रेटजी डिफ़ाइन किया तो आपका मैनेजर पे डिपेंड करता है, आपके जो प्रोडक्ट ओनर है या प्रोडक्ट मैनेजर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो इस पर क्या डिसीजन देता है कि क्या लेटेंसी और कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने दें अगर जनरलाइजेशन को इम्प्रूव करना है। तो फिर इसी तरह हमने एक जनरलाइजेशन की एक एग्जांपल देखी, फोटोसिंथेसिस वगैरह, और हमने कॉन्टेक्स्ट विंडो को डिस्कस किया, एक एनोलॉजी को डिस्कस किया कि आप इसकी एनोलॉजी गूगल मैप के ऊपर सर्चिंग को भी ले सकते हैं। और फिर हमने कॉन्टेक्स्ट ओवरलैपिंग को लॉ के सिनेरियो के अंदर देखा कि लॉ के सिनेरियो के अंदर चंकिंग किस तरह हो रही होती है। तो ये इसी तरह हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चंकिंग को देखा, सेंटेंस लेवल चंकिंग को देखा और उसके डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, और हमने यूज़ केसेस डिस्कस करें कि किस तरह की चंकिंग कहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया, और क्योंकि एम्बेडिंग्स थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो वो हम नेक्स्ट इसके लिए मैं डेडिकेटेड वो बनाऊंगा। तो उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट एम्बेडिंग्स डिस्कस कर रहे होंगे। TF IDF बैग ऑफ वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। बैग ऑफ वर्ड्स के अलावा हम जो TF IDF बैग ऑफ वर्ड्स और हम वर्ड ग्लोव को देख रहे होंगे, ये वर्ड टू वेक को हम देख रहे होंगे थोड़ा सा कि वो किस तरह एम्बेडिंग्स, ये जो नंबर्स हैं वो किस तरह असाइन होते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्रिस्प DM है। तो हमने आज के सिनेरियो के अंदर हमने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली आपको बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सही पता होना चाहिए, डेटा की अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन आपकी ठीक होगी तो तब आप उसके ऊपर मॉडलिंग वगैरह, कोई मॉडल AI का या रैग वगैरह या लैंग चेन वगैरह आप यहाँ पे मॉडलिंग के ऊपर यूज़ करेंगे। तो हमने क्रिस्प DM की यहाँ पे, अगर क्रिस्प DM के क्रॉस इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क फॉर डेटा माइनिंग है कि आप बेसिकली जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SDLC होता है, तो डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर ये DSLC होता है, डेटा साइंस लाइफ साइकिल। डेटा साइंस लाइफ साइकिल भी कहते हैं और क्रिस्प DM भी है कि हम पहले बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डेटा की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डेटा की प्रिपरेशन करते हैं और फिर मॉडलिंग करते हैं और इवेल्युएशन करके फिर इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग के लिहाज से हमने देख लिया। तो इसके अलावा मैंने ये बिग डेटा की प्लेलिस्ट की हुई है, प्लीज़ मेरा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें, और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप अगर कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली इस ग्रुप के अंदर। अब एक चीज़ रह गई थी, लाइफ लेसन। अब हम लाइफ लेसन की तरफ आते हैं। तो लाइफ लेसन आज का हमने दीपक चोपड़ा का देखना था, तो कि पावर ऑफ माइंड क्या है। The brain doesn't know the difference between an actual experience and an imagined experience. If I anticipate surgery and I'm afraid of the surgery, I'll release the same flood of hormones as the surgical procedure. In fact, I might release even more. If I think in my mind that I'm watching the sun, my pupils will dilate. If I think in my mind I'm in the darkness, the pupils will contract. If I think I'm holding some hot coals in my hand, the temperature will go up. If I think I'm holding ice in this hand, the temperature will go down. So every wisp of thought releases a flood of hormones and chemical messengers, and every little cell in your body is eavesdropping on that. If you're worried about something, the worry about the experience causes as much problem as the actual experience. If not more. The brain इस लाइफ लेसन के साथ मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ, लेकिन आप में से मुझे बहुत से लोग प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि अगर इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल है तो क्या रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर लेंगे या नहीं रिप्लेस करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और मैं ये जो आज का ये जो था कोड है, ये भी मैं अपने गिटहब के ऊपर पुश कर दूंगा और वहाँ से आप ये कोड भी रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जिसमें एम्बेडिंग डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसके लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।